एंड आपका स्वागत है। आजकल की चर्चा काफ़ी गर्म चल रही है, तो आई थिंक वी हैव टू कीप द पेस एंड द टोन। तो हम बात करेंगे विपक्ष की स्ट्रैटेजी के बारे में, जो मुद्दे विपक्ष उठा रहे हैं, और ख़ास करके कि विपक्ष का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसमें कांग्रेस सबको साथ ले जा सकती है या नहीं, क्योंकि बाकी लीडर्स की भी आकांक्षाएं हम देख रहे हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, जगन, वो सब भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो अजय जी, आपसे मैं पहले पूछना चाहती हूँ कि आलोक जी, कि आपको लगता है कि कांग्रेस सबको साथ ले जा सकती है? जो जैसे कि शुरुआत हुई है, ये टेम्पो क्या चलेगा? क्योंकि अभी स्टेट्स में चुनाव आएंगे, बाकी ये तालमेल चलता रहेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी 10 वर्षों से अभी भी विपक्ष की एक अहम भूमिका में रही। 2014 से लेकर लैंड एक्विजिशन बिल से स्टार्ट करके, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे कोरोना हो, और चाहे तमाम पुलवामा से लेकर और आज के वर्तमान के बजट तक, अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अब विपक्षी दलों को भी एकजुट रहना केवल कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, उनको भी साथ आने के लिए प्रयास करना होगा। ममता जी अभी 3 दिन पहले नीति आयोग की मीटिंग में गई, और जिस तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ, इससे विपक्षी दलों को एक नसीहत लेनी होगी कि अब एक तानाशाह की सरकार केंद्र में पहले से 10 सालों से तो थी ही, लेकिन आज भी वो अगर तानाशाह की तरह से व्यवहार कर रहे हैं तो देश के मुद्दों को कौन उठाएगा। और देश की जनता समझती है, जब जिन जिन पार्टियों ने, चाहे वो नवीन पटनायक की पार्टी हो, चाहे बहन मायावती की पार्टी हो, और चाहे जगन जी की आपने बात की हो, अकाली दल की बात की हो, जिन जिन पार्टियों ने बीजेपी का दामन पकड़ा, जो पार्टियां विपक्ष के रूप में रहते हुए बीजेपी की गोद में बैठे रहे, बीजेपी ने सबको समाप्त कर दिया, और बीजेपी से भी ज्यादा जनता ने समाप्त कर दिया। जनता तय करेगी कि विपक्ष असली कौन है। रशीद, सुना हमने कि जनता तय करेगी असली विपक्ष कौन है, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो उस तौर से कांग्रेस को लीडरशिप उनकी हैसियत है, पर क्या वो सबको साथ ले जा पाएंगे? क्योंकि कहीं ऐसे लोग हैं, जैसे कि जगन रेड्डी का प्रोटेस्ट हुआ, राहुल गांधी और जगन रेड्डी की बनती नहीं है, ऐसे बहुत पार्टियां हैं, तो कैसे आपको लगता है कि वो ले जाएंगे? जी देखिए, आलोक शर्मा जी ने जो बात कही वो सही है, और मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान भी करता हूं, लेकिन विपक्ष की कहानी जो है वो बहुत आधी अधूरी है। उसमें जोश बहुत ज़्यादा है, उत्साह है, लेकिन ज़मीन पे जो चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रिया जी, उसका अभाव हमें साफ नज़र आता है। जैसे एक छोटी सी बहुत ही बुनियादी चीज़ है जो इंडिया गठबंधन है। अगर मैं आपसे यहाँ पूरी सभा में किसी से पूछूं कि इंडिया गठबंधन का दफ्तर कहाँ है, तो आप में से कोई भी उसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसका दफ्तर है ही नहीं, ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में कहीं भी नहीं है। तो इंडिया गठबंधन जो है वो केवल एक कागज़ के ऊपर है, कल्पना के रूप में है। दूसरा, मैं उससे पूछूंगा कि उसका अध्यक्ष कौन है, उसका संयोजक कौन है, वो भी जवाब सिफर, क्योंकि ना तो उसका कोई अध्यक्ष है ना उसका कोई संयोजक है। मैं समझ सकता हूं कि चुनाव से पहले विपक्ष में बहुत सारी समस्याएं थी, एक आपसी अविश्वास का भाव था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन चुनाव जीतने में 4 जून से आज हम जो है 29 जुलाई को बात कर रहे हैं, उसमें उस डायरेक्शन में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। और संयोजक के लिए बहुत से अच्छे उम्मीदवार भी मौजूद हैं। अखिलेश यादव जी हो सकते हैं, अभिषेक बनर्जी हो सकते हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो गैर कांग्रेस उससे हो सकते हैं। दरअसल कहीं ना कहीं एक चीज़ जो विपक्ष के नेता खुल के सामने कहते नहीं है कि कांग्रेस में एक वो बिग ब्रदरली अप्रोच है कि हमारे बाप दादा ने घी खाया था, हमारी हथेली सूंघ लो। तो इस तरह की सोच है, और बहुत से लोगों को कांग्रेस में लगता है, क्योंकि मैं और प्रिया सहगल हम लोग एक पत्रकार के रूप में कांग्रेस पार्टी को देखने और समझने की कोशिश करते हैं, कि कांग्रेस को लगता है कि 2024 का जो रिजल्ट आया है वो एक कांग्रेस स्टोरी है। मतलब कांग्रेस आगे बढ़ के जो देश में उनका जो एक भाजपा के बराबर या भाजपा से बड़ा जो उनका चेहरा और ताकत थी वो उसको पा सकते हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा अंतर्द्वंद जो है वो विपक्ष में हमें नज़र आ रहा है। सही बोल रहे हैं रशीद, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि जो भी अभी जो चुनाव नतीजे आए हैं, जहाँ भी कांग्रेस ने अच्छा किया है वो सहयोगी दलों के बल पे किया है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या जहाँ भी नंबर्स आए हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे कांग्रेस अकेली या इन पावर है। तेलंगाना में सिर्फ 8 सीट्स, कर्नाटक का हाल आप जानते हैं। तो कांग्रेस क्या कह सकती है कि हम अपने बल पे वी आर द एक्चुअल नेचुरल लीडर ऑफ ऑपोजिशन? देखिए, कांग्रेस एक सीमेंटिंग फोर्स है इस देश के अंदर। तमाम अगर सहयोगी दल भी हैं तो वहाँ पर भी हम एक सीमेंटिंग फोर्स का काम करते हैं।
उत्तर प्रदेश में अगर तमाम वर्ग और तमाम जो दलित पीड़ित शोषित वर्ग सपा या हमारे कैंडिडेट्स के साथ आया, उसमें कांग्रेस की भी बराबर की अहम भूमिका है। जहाँ तक बात अभी राशिद भाई ने कही कि इंडिया गठबंधन का ऑफिस कहाँ है, मुझे तो एनडीए का भी ऑफिस कहीं नहीं है। क्या आप में से कोई एनडीए का ऑफिस बता सकता कहाँ है? एनडीए का संयोजक कौन है, उसका नाम क्या कोई एक भी व्यक्ति हाथ उठाकर बता सकता है? क्या चुनाव के बाद एनडीए की कोई मीटिंग हुई हो? हमारे यहाँ तो इंडिया गठबंधन की खड़गे जी के यहाँ 10 बार मीटिंग हो चुकी है। 4 दिन पहले भी मीटिंग हुई है कि किस तरह से संसद में हम फ्लोर ऑफ द हाउस हम आगे कैसे एक्ट करेंगे। लेकिन क्या एनडीए की कोई मीटिंग हुई है? 38 दलों का एक कुनबा था, जिसमें से 26 दल ऐसे थे जिनका मोदी जी को ही शायद नहीं पता था। अपोजिशन ने, इंडिया गठबंधन ने ही मजबूर किया कि कम से कम एनडीए की मीटिंग हो। 10 साल तक एनडीए की मीटिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक अकेला सब पर भारी, वो एनडीए पर ज्यादा भारी थे और देश की जनता पर उससे भी ज्यादा भारी थे। आज आने वाला समय मुद्दों का होगा। आज मोदी जी अपने स्वयं 2013 और 14 के भाषणों को याद करें कि क्या क्या उन्होंने कहा था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार उनकी सरकार। सारे पेपर लीक हो गए, आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। अभी दिल्ली के अंदर जो 2 दिन पहले हुआ, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बच्चे डूब कर पानी में पड़ मर रहे हैं और कोई कोटो बना रहा था दिल्ली को, कोई पेरिस बना रहा था। मुझे लगता है देश की जनता ज्यादा समझदार है राजनीतिक दलों से। वो समझ गई है कि किस तरह से केवल हिंदू मुसलमान करके, केवल ईडी और सीबीआई का उपयोग करके, केवल 33 लोगों को बनारस के अंदर नॉमिनेशन कैंसिल करा के किस तरह से देश के प्रधानमंत्री हार से बच के निकले, ये देश समझ गया है। आज चुनाव करा लीजिए, अगर 100 सीट भी बीजेपी की आ जाए, और मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहता हूं, आज बनारस में मोदी जी रिजाइन करें, कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट उनको वहां पर हरा देगा। रशीद जी, योर रिस्पॉन्स टू दैट, और ऑल्सो ये जो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस उभरती भी आ रही है, तो ये जो कॉन्फिडेंस आ गया है इनका, यही मुझे भी लगता है फ्रॉम, और काफ़ी जो लोकल इनके पार्टनर्स है वो भी कह रहे हैं कि इनको फिर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। जो डू यू सी द बिगिनिंग्स ऑफ दैट? जी देखिए, एक तो आप देखिए, अगर राजनीतिक परिस्थिति जो है वो विपक्ष की और सत्ता पक्ष की बहुत अलग है। गई गुजरी हालत में भी नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो एक तरीके का सीमेंटिंग फोर्स है, और उसमें वो एनडीए को कभी उस तरह की जोड़ तोड़ या समन्वय की ज़रूरत नहीं पड़ी पिछले 10 साल में, 14 से 24 के बीच में। हाँ, अब ज़रूर 4 जून से स्थिति बदली है, और उसमें जो है एनडीए की जो मीटिंग होती है उसमें तमाम एनडीए के लीडर्स को बुलाया जाता है। और अभी बल्कि भाजपा की जो मतलब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं होती है, वो मीटिंग जो है वो एनडीए की मीटिंग जब से जो 4 जून के बाद से जब भी संसद में हम देखते हैं तो वो उनकी सभा होती है, वो उनका अपना काम है। देखिए, कांग्रेस और विपक्ष को में वे वैचारिक रूप से बहुत अलग अलग तरह की राजनीतिक दल है, और उसमें एक समन्वय की ज़रूरत होती है, और इसीलिए वो उसका सेक्रेटेरिएट या संयोजक इस तरह की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आप इंडिया अलायंस में देखें तो उसमें नरेंद्र मोदी के टक्कर का या बराबर का कोई नेता नहीं है। जिस दिन हमारे मित्र आलोक शर्मा जी एक जिक्र करेंगे कि राहुल गांधी वो व्यक्ति है, तो आप देखिएगा कि विपक्ष के बहुत से नेता आप जो है उस पर पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं करेंगे, और ये उसकी राजनीतिक कारण है। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव, जो अभी थोड़ी देर बाद इस मंच पे भी आएंगे, वो कलकत्ता गए थे और बहुत बड़ी सभा हुई, वो वहाँ ममता बनर्जी मौजूद थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं था। उसी तरीके से जब यहाँ के ऊपर दिल्ली में जगन मोहन रेड्डी ने जब एक प्रोटेस्ट किया, तो उसमें कांग्रेस के ऊपर से की तरफ से शीर्ष नेतृत्व से लोग नहीं गए, अखिलेश यादव गए। तो इस तरह की चीज़ों का हम एक पत्रकार की नज़र से हमारा एक आकलन होता है कि वहाँ के ऊपर हमें थोड़ा सा इसका अभाव नज़र आता है। एक देखिए, राहुल गांधी एक जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर हम ब्रिटेन की मिसाल लें तो शैडो प्राइम मिनिस्टर की एक शैडो कैबिनेट होती है। अगर इस तरह का कोई प्रयोग राहुल गांधी देश में करते हैं जहां वो संपूर्ण विपक्ष को लेके उनको कोई जिम्मेदारियां दे, जिम्मेदारियां मतलब इन द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि सरकार के ऊपर नज़र रखने का, जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, चाहे वो अग्निवीर वाली बात हो, चाहे पेपर वीक वाली बात हो, उसमें विपक्ष को साथ लेकर के तमाम, और बहुत से विपक्ष में बहुत ही अच्छे सांसद भी हैं, इस तरह का
अगर वो एक कुछ तरीके का एक निगरानी का एक हिसाब किताब करें सांसदों के जरिए, तो देश में एक देश की हवा बदल जाएगी। देखिए अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, हरियाणा में चुनाव होने वाला है, झारखंड में चुनाव होने वाला है, और हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी। इन 4 राज्यों के परिणाम से भी देश की राजनीति में बड़ा मेरे हिसाब से तूफान आएगा, उलटफेर आएगा। और अगर विपक्ष का प्रदर्शन अच्छा होता है, वो 2-3 राज्य जीत जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी और एनडीए के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। आखिरी सवाल आलोक जी, क्या आपको ये ऋषि जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, जो अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें आपको रिजल्ट के बाद क्या लगता है कि कुछ बदल आएगा, सेंटर में क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए अभी से बदलाव आ गया है काफी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को नमस्कार करने को तैयार नहीं है। ये बदलाव आ रहा है और बदलाव दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हम दो और हमारे दो की सरकार कमजोर हो रही है। लेकिन सरकार का कमजोर होना देश के लिए अच्छा नहीं, लेकिन जिस तरह का उनका आचरण रहा है, अब देश की संसद के अंदर देश के मुद्दे उठेंगे। अब संसद को बुलडोज नहीं किया जाएगा। अब अग्निवीर और नोटबंदी जैसे फैसले बिना किसी के सहमति के लिए जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और जैसा कि राशिद साहब ने कहा, शैडो कैबिनेट की बात, कई देशों में इस तरह का प्रावधान है और हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान शैडो कैबिनेट का उस तरह से नहीं रहा है, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। और इस बार नीट के ऊपर जिस तरह से संसद के अंदर आवाज़ उठी कि किस तरह से लाखों बच्चों का भविष्य गर्त में डुबो दिया और तमाम पेपर लीक और तमाम सेंटर हाईजैक के तमाम इश्यूज देश की जनता को पता चले, ऐसे शायद पहले नहीं पता चलते थे, क्योंकि हमारा मीडिया का वर्ग भी पूरी तरह से उनके आवरण में लिपटा हुआ था। आज उसमें भी फर्क आ रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आएगा, देश की जनता के मुद्दे उठेंगे, शैडो कैबिनेट भी बनेगी। और केवल अभी का एक ही जो सेशन, बजट सेशन गया है, उसमें देखा कि किस तरह से विपक्ष ने संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी किस तरह से आवाज़ उठाई है कि बैसाखी वाली सरकार को बचाने के लिए अगर आप सरकार बचाओ बजट लाएंगे तो विपक्ष आवाज़ उठाएगा। ये बजट देश का होना चाहिए था, लेकिन शायद नहीं हो पाया, दुर्भाग्य है। पहले हम दो हमारे दो का बजट था, अब उसमें 2 और ऐड हो गए। हम तो कह रहे हैं कि आप बताइए ना किस तरह से महंगाई कम करेंगे, किस तरह से बेरोजगारी दूर करेंगे। यूपीएससी में कांड हो रहा है, किस तरह से नाम बदल कर लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। आज आपने आर्मी को, आपने जुडिशरी को, आपने किस तरह से तमाम संस्थाओं को अपनी गिरफ्त में लेकर काम किया है। मैं समझता हूं बीजेपी के ऊपर जब जब वोट की चोट पड़ती है वो देश के लिए अच्छा होता है। रशीद जी, ये जो मुद्दे उठाए हैं विपक्ष ने, उनके बारे में आप बताइए, चाहे नीट का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का हो, तो जो इश्यूज उठा रहे हैं उसके बारे में यू थिंक दे आर गुड इश्यूज, पीपल्स इश्यूज, या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अलग कर दिया है, तो इस तरह से जो आर दे चूजिंग द राइट इश्यूज? जी हाँ, देखिए आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया और मुद्दे बहुत अहम है और उसको विपक्ष भरपूर ताकत से उठा रहा है। संसद में हमें नज़र आता है कि अगर सत्ताधारी पक्ष की तरफ मतलब 43% लोग हैं तो विपक्ष के पास भी 53% हैं, तो विपक्ष के पास में भी 47% है। तो ये 47 और 53 का जो है गैप, ये अनुपात जो है ये बड़ा करीब का है और इससे आने वाले 5 सालों में हम बहुत उलटफेर देखेंगे। लेकिन देखिए प्रिया, हम फिर वो पत्रकारिता के आधार पर मैं कहूँगा कि ये तमाम मुद्दे केवल संसद में उठा देने से उससे हेडलाइन बन जाती है, अखबार में खबर छप जाती है, लेकिन जनता से जुड़े हुए और इसके लिए जन आंदोलन की ज़रूरत होती है। आप स्मरण करें कि अगर विपक्ष, भाजपा विपक्ष में होती और एक प्रिया एक ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला आता, तो वो सरकार को एक दिन नहीं चलने देते। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा और एनडीए जिसकी हम बात करें, वो एक जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जिसे हम कहते हैं द थिंग ऑफ अ पास्ट, मतलब वो एक ऐसी बात बन गई कि लोगों को कुछ पता है लेकिन उसको लेके कोई हलचल नहीं मची। इस तरीके से चाहे जो नीट का मामला हो, ये राज्यों में, चाहे वो कांग्रेस शासित देश है या विपक्ष के प्रदेश हैं या दूसरे राज्य हैं भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहाँ के ऊपर कोई जन आंदोलन और एक उसका मूवमेंट एक वो नहीं होना चाहिए। आपने प्रिया देखा जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो एक पूरा चला था, 2G और कोलगेट, वो कितना प्रभावशाली था। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की एकजुटता और जन आंदोलन, ये दोनों जो हैं ये एक ही उसके 2 पहलू हैं, और जब तक उसमें पूरी सक्रियता मतलब संसद के बाहर नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि भाजपा को हाशिए पे करना बहुत मुश्किल होगा राजनीतिक रूप से। थैंक यू। छोटा सा यहाँ पर उत्तर देना चाहूंगा, जन आंदोलन पिछले 10 वर्षों में क्यों नहीं बन पाया?
उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कि संघर्ष के जितने रास्ते थे वो सारे के सारे संघर्ष के रास्ते सब कैप्चर कर लिए गए। हम जब संघर्ष करते हैं 2G के लिए, इस हिंदुस्तान के मीडिया ने 4 महीने तक सरकार की खिंचाई की, लेकिन क्या नोटबंदी में 1 रुपया ब्लैक मनी, काला मीला पीला जैसा मिला, क्या मीडिया ने सवाल उठाया? मीडिया को सबसे पहले कैप्चर किया गया, एक बहुत बड़े वर्ग को। आरटीआई जैसे कानून से आज उत्तर नहीं आते। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णय ऐसे पड़े हुए हैं जिनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। आज हालात ये हैं कि आर्मी के चीफ और आर्मी के डिफेंस के तमाम लोगों को फोर्सफुली कहा जाता है कि आप बैठिए और अग्निपथ और अग्निवीर की बड़ाई कीजिए। हमारे समय पे ये नहीं होता था। हम कहीं ना कहीं स्वतंत्रता देते थे, लोकतांत्रिक तमाम चीजों के लिए स्वतंत्रता देते थे। आज क्या 10 बच्चे यहां पर जनपद पर आकर कोई किसी तरह का धरना प्रदर्शन कर सकते हैं? कल किस तरह से दिल्ली पुलिस ने वहां पर करोल बाग के अंदर जिस तरह से व्यवहार किया, वो बच्चे क्या कर रहे थे? केवल अपनी मांग की बात कर रहे थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। आरटीआई को खत्म कर दीजिए, मीडिया को समाप्त कर दीजिए, कोर्ट के डिसीजन को मत मानिए। तो जो एक माहौल बनता है, कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही होगी, मैं उसमें मना नहीं करूंगा। कितने लोगों के ऊपर केसेस डाल के, अरे भाई एक पत्रकार अगर नमक से खाना अगर मिड डे मील में उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तमाम जांच एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया, और तो और एक वॉशिंग मशीन लगाकर सबको अपने यहाँ पर शामिल कर लिया गया। थैंक यू, तो आपका मैं पॉइंट समझता सही हूं है और ये कि पॉइंट बहुत आपने बड़ा एक षड्यंत्र देश के साथ रहा और अब देश जाग चुका है। चलिए, थैंक यू सो मच आलोक जी, आप आए और आपने अपना मुद्दा रखा। एंड थैंक यू रशीद फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड जो आपके एनालिसिस के साथ। लेकिन